अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन में आपका दिल की गहराई से खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सभी को खैर आफ़ियत वाली खुशनुमा ज़िंदगी अता करे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी निसाब गुलज़ार अदब से एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं। इस सबक का नाम है उमराव जान आदा। इस नाम से आप मौसूफ़ होंगे, इस नाम को आप जानते होंगे। ये नाम आपके लिए कोई बेगाना नाम नहीं होगा, क्योंकि उमराव जान अदा के नाम से 2-3 मूवीज़ भी आई है, फ़िल्में भी आई है, इसलिए आप ये नाम जानते होंगे। उमराव जान अदा एक नावल है, एक नावल का किरदार है। उमराव जान एक तवाइफ़ की कहानी, एक तवाइफ़ की ज़बानी कि किस तरह अमीरन नाम की एक छोटी बच्ची किस तरह एक तवाइफ़ एक कोठे पर चली जाती है, किस तरह उसको मजबूरियाँ उस जगह ले जाती है और उसके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं। ये सभी बातें जब आप वो नावल पढ़ोगे, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने लिखा है, या तो आपको ये नावल पढ़ने के बाद आपको पूरा मंज़र आपके सामने आएगा, तभी आपको ये तमाम वाक़यात आप समझ पाओगे, जान पाओगे। और अगर आप नावल नहीं पढ़ना चाहते तो उमराव जान मूवी भी आई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप मूवी ना देखें, आप इन चीज़ों में ना पढ़ें। आप सिर्फ नावल पढ़कर ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। उमराव जान एक तवाइफ़ की कहानी है, पर तवाइफ़ के बरक्स ये कहानी, ये नावल ये बताता है कि समाज का असली रूप क्या है, इस समाज में क्या सच्चाई है, इस समाज की असली बातें खोल खोल कर आपके सामने इस नावल में पेश की गई है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नावल नहीं है, बल्कि एक तनक़ीद निगारी है, जो कि खुर्शीदुल इस्लाम ने इस नावल पर तनक़ीद की है। तनक़ीद के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तनक़ीद का मतलब किसी सिन्फ़ में उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी खूबियाँ, उसकी ख़ामियों को वज़ाहत करना, समझाना, उनके बारे में बताना, यही तनक़ीद निगारी कहलाती है। तो इस नावल की तमाम अच्छाइयों को, बुराइयों को, इस नावल के तमाम वाक़यात को और उनसे जुड़ी तमाम ख़ास बातों को, मख़सूस बातों को खुर्शीदुल इस्लाम ने इस मज़मून में पेश किया है। तो आपका जो दूसरा यूनिट है तनक़ीद निगारी, उस दूसरे यूनिट का ये दूसरा सबक है। इससे पहले आपका सबक था खोजी एक मुताला, वो भी एक तनक़ीदी मज़मून था जिसको एहतशाम हुसैन ने लिखा था। आज हमारा दूसरा मज़मून, हमारी दूसरी यूनिट है। इस दूसरी यूनिट का दूसरा सबक है उमराव जान अदा, जो कि खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है। आइए इस सबक को पढ़ने से पहले, इस सबक की शुरुआत से पहले, हम इसके तनक़ीद निगार खुर्शीदुल इस्लाम के बारे में एक मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज का सबक उमराव जान अदा। सबसे पहले हम देखते हैं खुर्शीदुल इस्लाम का मुख्तसर तारुफ़। खुर्शीदुल इस्लाम 1919 ता 2006। खुर्शीदुल इस्लाम की विलादत 1919 में हुई थी और आपकी वफ़ात 2006 सन ईस्वी में हुई थी। खुर्शीदुल इस्लाम मगरबी उत्तर प्रदेश के एक गांव उमरी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम यानी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के फ़तेहपुरी स्कूल में हासिल किया। 1945 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से एमए किया। उसी साल यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर मुकर्रर हुए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप मुकर्रर हुए कब? 1945 में। 1973 में प्रोफेसर बनाए गए, वहीं पर आपको लेक्चरर बनाया गया और लेक्चरर के बाद 1973 में उसी यूनिवर्सिटी यानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ही आपको प्रोफेसर के पद पर फाइज़ किया गया, उस ओहदे पर फाइज़ किया गया। सदर शोबा उर्दू के मनसब पर फाइज़ हुए, यानी आप उर्दू के शोबा सदर पे भी फाइज़ हुए। 1979 में मुलाजमत से सबकदोश हुए। मुलाजमत मतलब नौकरी करना, सबकदोश यानी रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति। 1979 में आपने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया, आपने वहाँ की नौकरी से सेवानिवृत्ति आपकी हो गई। दरमियान में लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड
अफ्रीकन स्टडीज़ से भी बहैसियत उस्ताद वाबस्ता रहे। दरमियान यानी बीच में आप लंदन में भी एक पद पर फाइज रहे। वो पद क्या था? लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से भी बहैसियत उस्ताद फाइज रहे, टीचर फाइज रहे। अलीगढ़ में वफ़ात पाई आपने, अलीगढ़ में आपकी वफ़ात हुई। खुर्शीदुल इस्लाम में जहानत के आसार बचपन से नुमायाँ थे। नुमायाँ मतलब स्पष्ट थे, जहानत मतलब ज़हीन, इंटेलिजेंसी के गुण आप में कब से थे? बचपन से ही थे, हमेशा स्पष्ट होते थे। वो एक अच्छे मुकर्रिर, मुकर्रिर यानी तकरीर करने वाला, साहिब तर्ज, नस्र निगार और खुश फ़िक्र शायर थे। खुश फ़िक्र यानी अच्छी फ़िक्र रखने वाले शायर थे। कौन? जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, खुर्शीदुल इस्लाम। उनके 3 शायरी मजमुए रगेजा, शाख निहाल गम और जस्ता जस्ता नसरी नज़में शाया हो चुके हैं। आपके नसरी नज़मों के मजमुआ कहते हैं संग्रह, क्या हो चुके हैं? शाया हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। नसरी तसानीफ़ में गालिब इब्तदाई कलाम, इब्तदाई यानी प्राथमिक, शुरुआती, गालिब के शुरुआती कलाम और मज़ामीन का मजमुआ तनक़ीदें अहम है, बहुत ख़ास हैं। रॉल्फ रस्ल के साथ मिलकर अंग्रेज़ी में उनकी 2 किताबें 3 मुग़ल पोइट्स, 3 यानी 3 मुग़ल पोइट्स, मुग़ल काल के शायर, आपने अंग्रेज़ी में भी किताबें लिखी। किसके साथ मिलकर? रॉल्फ रस्ल के साथ मिलकर 3 अंग्रेज़ी में किताबें, 2 किताबें लिखी जिनका नाम था 3 मुग़ल पोइट्स, मुग़ल काल के 3 शायर। और गालिब लाइफ एंड लेट शाये हो चुकी हैं। ये लेट नहीं था बल्कि लेटर्स था, क्या था? ये वर्ड छूट गया यहाँ पर। गालिब लाइफ एंड लेटर्स शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कायम और सुदा के इंतखाबात भी मुरतब किए हैं। उसके बाद आपने कायम यहाँ पर कायम इनका पूरा नाम है, ये भी एक शायर हैं। कायम इनका तखल्लुस है और सौदा यानी रफ़ी सौदा का तखल्लुस है। सौदा, ये सौदा कोई बेचने ख़रीदने वाला सौदा नहीं है बल्कि सौदा उनका तखल्लुस है। उनके इंतखाबात, उनकी ख़ास बातें भी आपने मुरतब की हैं। खुर्शीदुल इस्लाम बहुत शगुफ्ता और तख्लीकी अंदाज़ की नस्र लिखते थे। तख्लीक यानी रचनात्मक, शगुफ्ता यानी हल्की फुल्की, ऐसी सहल भाषा, ऐसी आसान भाषा, ऐसा आसान और सरल मौजू लिखते थे कि पढ़ने वाले को मुतासिर करे और उसे आसानी से सब बातें समझ में आ जाए। खुर्शीदुल इस्लाम की ये ख़ासियत थी, उनकी ये खुसूसियत थी। उनके तनक़ीदी मज़ामीन में भी शगुफ्तगी का ये अंदाज़ कायम है, यानी बरकरार है। शगुफ्तगी यानी हल्का फुल्केपन का। आप जो तनकीद, मज़ामीन की जो तनकीद करते हैं, उन पर जो आलोचनात्मक लेखन लिखते हैं, वो भी बिल्कुल सादा और सरल है कि पढ़ने वाले को आसानी से उस लेखन की, उस सिन्फ़ की खूबियाँ और ख़ाबियाँ आसानी से समझ में आ जाती हैं। पेश नज़र मज़मून में मिर्ज़ा हादी रुसवा के मशहूर नावल उमराव जान अदा पर एक नए ज़ाविये से निगाह डाली गई है। ये उनके नसरी असलूब की भी एक अच्छी मिसाल है। आपके सामने जो पेशकश किया गया है, आपके सामने जो चैप्टर आज रखा गया है, जिस पर यह तनक़ीद की जा रही है, जो ये तनक़ीदी मज़मून आपके निसाब में शामिल है, ये उमराव जान अदा एक मशहूर नावल है जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा हादी रुसवा, और उनके ऊपर आपने एक मज़मून लिखा है जो कि एक तनक़ीदी मज़मून है। और इनके इस लेखन को जब आप पढ़ेंगे, इनके इस तनक़ीद निगारी को जब आप पढ़ेंगे, तो आप उनकी ख़ास बातों को आसानी से समझ पाएंगे। आप उनके लिखने की कला को आप आसानी से समझ पाएंगे कि उनका लिखना बहुत ही सरल और सहज है। आपको उनकी बनावट में, उनके लिखने की इस कला में शगुफ्तगी का फ़न आसानी से नज़र आ जाएगा। उमराव जान अदा एक तवील नावल है जो कि आप पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह एक अमीरन नाम की छोटी मासूम बच्ची, उसको दिलावर खान नाम के एक शख्स ने, जो कि उनके वालिद साहब से रग़बत रखता था, दुश्मनी रखता था, उस दुश्मनी के चलते उसने उनकी बेटी को एक तवाइफ़ों की बस्ती में, एक कोठे वाली ज़िंदगी में फेंक दिया और वो बच्ची बड़ी होकर तवाइफ़ बनी। बाद में उसने माफ़ी मांगी, बाद में उसने तौबा किया अपनी गुनाहों के लिए,
और उसने अपनी जो जो हालात उसके साथ पूरी ज़िंदगी में पेश आए उन सारी बातों को इस नावल में पेश किया गया है और सही मायने में माशरती पोशीदा बातों को, इस समाज में छुपी हुई बातों को नुमाया किया गया है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के ज़रिए। इस मज़मून में आपको पूरा नावल तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन उसके बारे में चंद ख़ास बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सबक, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा हमारी ज़बान में एक नावल ऐसा भी है जिसे ख़ासे की चीज़ समझा जाता है, लेकिन जिसकी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं की गई। ख़ासे की चीज़ यानी ख़ास चीज़, मज़े वाली चीज़, पसंद की जाने वाली चीज़। हमारे अदब में, हमारी ज़बान में यानी उर्दू ज़बान में एक नावल ऐसा भी है जिसको पसंदीदगी की चीज़ माना जाता है। लोग इंटरेस्ट से जिसे पढ़ा करते हैं, लेकिन उस पर कोई तवज्जो, उस पर कोई ख़ास दृष्टिकोण उस पर नहीं अपनाया गया है। गालिबन उसका एक सबब ये भी है कि उसे महज एक तवायफ़ की दिलचस्प कहानी समझकर पढ़ा जाता रहा है और उस पर कोई ख़ास नज़रिया क्यों नहीं रखा जाता। उसकी सिर्फ़ एक ख़ास वजह यह है कि उमराव जान अदा जो नावल है उसको एक तवायफ़ की कहानी समझकर ही पढ़ा जाता रहा है। ऐसा अमूमन राइज रहा है, चलता आ रहा है, कभी ऐसा नहीं रहा। जबकि ये नावल जो लिखा गया है, कोई भी नावल, कोई कहानी, कोई अफसाना, कोई मंजरकशी जब की जाती है, कोई नावल, कोई किरदार लिखा जाता है, जब भी कोई लेखन, कोई सिन्फ़ लिखी जाती है, तो उस सिन्फ़ को लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद हुआ करता है। वो सिन्फ़ किसी एक बात को लेकर नहीं आती, बल्कि एक मैसेज के लिए, एक शिक्षा के लिए, एक ऐसी मखसूस बात के लिए कि जो लोगों के जहन में उतर जाए, उससे लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ समझने के लिए मिले। असल में समाज की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, समाज की वो बातें जो लोगों को पता नहीं है, उन बातों को उजागर करने के लिए, उन बातों को सामने लाने के लिए वो मौजू, वो मज़मून, वो सिन्फ़ लिखी जाती है, वो माहौल लिखा जाता है। तो उमराव जान अदा कहने को तो एक तवायफ़ की कहानी है, लेकिन इसे सिर्फ तवायफ़ की कहानी समझ लेना ही मुनासिब नहीं है, बल्कि इस नावल में समाज की छुपी हुई बातों की, समाज की बुराइयों की, समाज के असली रूप को पेश किया गया है। और यही कमी है कि पढ़ने वालों ने सिर्फ इसे किस नज़रिए से पढ़ा, एक तवायफ़ की कहानी के ज़रिए पढ़ा। इसलिए आज तक कोई इस पर एक अच्छा नज़रिया नहीं रख पाया, कोई इस पर तवज्जो नहीं कर पाया। ये कौन कह रहा है? खुर्शीदुल इस्लाम कह रहे हैं, जिसका नतीजा ये है, नतीजा यानी परिणाम, जिसका परिणाम ये है कि उसकी बुनियादी और काबिल क़द्र पहलू नज़र से ओझल हो गए हैं। अब चूँकि हम इसे एक तवायफ़ की कहानी ही पढ़ लेंगे, एक तवायफ़ की कहानी मानकर ही पढ़ लेंगे, तो हम इसमें छुपी हुई बातों को सामने नहीं ला पाएंगे। हम समाज में छुपी हुई बुराइयों को नहीं समझ पाएंगे, जो कि इसका असल मकसद रहा है। और सिर्फ इसी वजह से इस नावल को वो ख़ासियत नहीं मिल पाई, इस पे वो दृष्टिकोण लोग नहीं अपना पाए, वो नज़रिया नहीं अपना पाए जो कि मुसन्निफ़ चाहता था। इसे सिर्फ लोगों ने एक तवायफ़ की कहानी मानकर ही पढ़ लिया। इसमें कोई शक नहीं कि उमराव जान नावल में एक अहम किरदार की हैसियत रखती है। उमराव जान इस नावल का अहम किरदार है, ख़ास किरदार है, जिसके ऊपर ये पूरा नावल लिखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे ये लाजिम नहीं आता कि वो इस नावल का मौजू भी हो। मौजू यानी विषय, लाजिम यानी अनिवार्य। ये बात ज़रूरी है, ये बात मानने वाली बात है कि उमराव जान उस नावल का किरदार है, सबसे अहम किरदार है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उमराव जान ही उसका विषय हो। उमराव जान को ही एक विषय मानाकर, एक विषय बनाकर उसके ऊपर ये पूरा मजमून लिखा गया है, ये पूरा नावल लिखा गया है, ये बात भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो एक अहम किरदार ज़रूर है। नावल की क़द्र व कीमत का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके मौजू को दरियाफ़्त किया जाए। दरियाफ़्त करने यानी पता लगाया जाए, मौजू यानी विषय को क्या किया जाए, पता किया जाए कि नावल किस विषय पर लिखा जा रहा है। क़द्र व कीमत यानी उसके लिहाज को, उसके ढंग को पता लगाने के लिए एक अंदाज़ा लगाया जाए, पता लगाया जाए कि किस विषय पर ये लिखा जा रहा है। ये इसलिए कि हर मौजू चंद मखसूस इम्कानात रखता है, कुछ अपनी हैसियत रखता है और उसके अपने तकाज़े होते हैं। तकाज़े यानी लेवल, कुछ स्तर होते हैं उसके लिखने के भी, एक लेवल होते हैं, उस लेवल के हिसाब से नावल लिखा जाता है। नावल निगार का काम ये होता है कि वो उन इम्कानात को बरूए कार लाने सामने लाए, स्पष्ट करे जिन बातों को वो पेश करना चाहता है।
एक नावल निगार का सबसे ख़ास काम यही है कि जिस मौजू पर, जिस विषय पर वो नावल लिख रहा है, उसको लोगों के सामने पेश कर सके, मंजर आम कर सके, उन तकाज़ों को पूरा करे और फितरत की उन लहरों को बहता हुआ दिखाए जो वाक़यात और किरदारों की साख्त पर दाख्त करती है। आप इन अल्फाजों को ध्यान से समझें। इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए, इन तकाज़ों को, इन स्तर को, इन लेवल्स को पूरा करने के लिए फितरत की उन लहरों को, फितरत यानी प्रकृति की उन लहरों को, प्रकृति की उन बातों को ऐसा बहता हुआ दिखाए, इस तरह पेश करे जो वाक़यात मतलब इंसिडेंट, जो भी हालात, जो भी स्तर, जो भी क्रियाएं चल रही है, उसमें जो माहौल क्रिएट हो रहा है, और किरदार यानी एक्टर, जो किरदार उसमें डाले गए हैं, जो एक्ट उसमें डाले गए हैं, उसकी साख्त पर दाख्त करती है। उसकी साख्त पर दाख्त करने का मतलब है, साख्त का मतलब होता है बनावट, और दाख्त का मतलब परवान चढ़ाना, किसी चीज़ को प्रवोक करना, प्रमोट करना। तो साख्त पर दाख्त करे एक ऐसा नावल लिखने का एक ऐसा तरीका है, नावल निगार नावल को इस तरह लिखे कि सब बातें एक लय में समझाई जा सके, बताई जा सके। मौजू से वाक़फ़ियत हासिल करने के मानी ये होते हैं कि हर फ़न के मुतालिबों को पा गए हैं और उनकी कसौटी पर तफसील, तसादुम और तर्जुमानी के अमल को परख सकते हैं। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि उस नावल का मौजू क्या है। ये थोड़ा मुश्किल पैसेज है, आप इसके हर्फ बा हर्फ इसको ध्यान से समझिए। मैं आपको एक एक अल्फाज ढंग से समझाता हूँ। ये लिखा है, मौजू से वाक़फ़ियत हासिल करने के मानी ये होते हैं। मौजू का मतलब विषय, वाक़फ़ियत का मतलब होता है जानकारी। उस विषय से जानकारी प्राप्त करने का सबसे ख़ास मतलब ये होते हैं कि हर फ़न के मुतालिबों को पा गए हैं। मुतालिबों बना है तालिब से, तलब से। तलब का मतलब ज़रूरत। तो हम फ़न की जो ज़रूरतें हैं, जिस हर एक फ़न को लिखने की एक ज़रूरत हुआ करती है, तो क्या उस ज़रूरत को हम पा चुके हैं, ये उस विषय में ज़रूरी है। और उनकी कसौटी पर, कसौटी बोलते हैं नापना तोलना, पैमाना, एक नाप तोल वाली जो बात है, उसके तफसील यानी विस्तृत विश्लेषण, तसादुम का मतलब मुठभेड़, आमने सामने, और तर्जुमानी के अमल को परख सकते हैं। जिस लेवल के लिए, जिस स्तर के लिए, जिस कसौटी पर वो नावल लिखा गया है, वो सिन्फ लिखी गई है, उसका जो विषय है, उस विषय से क्या वो चीज़ हट रही है, क्या नावल का जो विषय बनाया गया है, नावल जिस विषय पर, जिस मौजू पर लिखा जा रहा है, क्या वो उस कसौटी पर खरा उतरता है, ये सबसे ज़रूरी है उसका मौजू। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए, यद्यपि हमें ये देखना चाहिए कि उस नावल का मौजू क्या है, इसलिए हमें ये देखना चाहिए उसका विषय क्या है, किस विषय पर वो निबंध, किस विषय पर वो नावल, किस विषय पर वो सिन्फ लिखी जा रही है। हमारा ये काम है। और हमें ये भी देखना है कि क्या वो जिस मौजू पर, जिस विषय पर वो सिन्फ वो लिखी जा रही है, जो रचनात्मक लेखन लिखा जा रहा है, जो तख्लीक की जा रही है, क्या वो उस विषय पर खरी उतरती है या नहीं। रुस्वा इब्तिदा ही में हमारा तारुफ उमराव जान से इस तरह कराते हैं। रुस्वा यानी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा जब ये नावल लिखते हैं, तारुफ कराना मतलब इंट्रोडक्शन कराना, परिचय दिलवाना। तो उमराव जान से हमारा परिचय कैसे दिलवाते हैं उस नावल में, तो उस नावल के जो अल्फाज हैं वो यहाँ पे चंद अल्फाज दिए गए हैं, इसे समझिए। अब उमराव जान कह रही है, क्या कह रही है, उसी कमरे के बराबर एक कमरा था। कौन बोल रहा है? उमराव जान। उस नावल में उसमें एक तवायफ रहती थी, पूदोपाश का तरीका और रंडियों से बिल्कुल अलहदा था। ना कमरे पर किसी ने सरेरा बैठे देखा, ना वहाँ किसी की आमदो रफ्त थी। उस कमरे के बराबर, जिस कमरे में कौन रहती थी, उमराव जान रहती थी, उसके बराबर में एक कमरा था, उसमें एक तवायफ रहती थी, तवायफ रहा करती थी। पूदोपाश का तरीका यानी रहन सहन का तरीका भी उसका रंडियों से बिल्कुल अलहदा यानी अलग था, उन दूसरी तवायफों से अलग था। कमरे पर किसी ने सरेरा बैठे ना देखा। सरेरा यानी राह यानी सड़क, राह यानी रास्ता, सरे यानी किनारे, कि सड़क के किनारे किसी ने बैठा नहीं देखा था किसी को भी। वहाँ किसी की आमद और रफ्त, आमद यानी आना, रफ्त यानी जाना, आमद रफ्त आवागमन, आने जाना,
वहाँ पर किसी का आना जाना भी नहीं था। दरवाज़ों पर दिन रात पर्दे पड़े रहते थे। उन दरवाज़ों पर हमेशा क्या रहते थे? पर्दे लगा रहा करते थे। चौक की तरफ उसका रास्ता बिल्कुल मुकफ़िल रहता था। मुकफ़िल बना है, चौक की तरफ जो रास्ता था वो बिल्कुल मुकफ़िल रहता था, यानी बंद रहता था। मुकफ़िल बना है किफ़्ल से, और कुफ़्ल यानी ताला, किफ़्ल यानी ताला, और किफ़्ल से बना है मुकफ़िल, यानी हमेशा बंद रहा करते थे। गली की जानिब एक और दरवाज़ा था, जानिब यानी तरफ, गली की तरफ एक और दरवाज़ा था, उससे नौकर चाकर आते जाते थे। अगर कभी कभी रात को गाने की आवाज़ ना आया करती तो ये भी मालूम होता कि उस कमरे में कोई रहता भी है या नहीं। अगर उस कमरे में गाने बजाने की आवाज़ नहीं आती थी तो पता ही नहीं चलता उस कमरे में कोई है भी या नहीं। जिस कमरे में हम लोगों की नशिस्त थी, नशिस्त कहते हैं बैठक को, जिस कमरे में हमारी बैठक थी उसमें एक छोटी सी खिड़की लगी थी, मगर उसमें कपड़ा पड़ा हुआ था। इतने में मैंने एक शेर पढ़ा। एक खिड़की थी जहाँ पर हमारी बैठक थी, वहाँ पर एक खिड़की थी और मैंने एक शेर पढ़ा। किसने पढ़ा? उमराव जान ने। उस खिड़की की तरफ से वाह की आवाज़ आई, मैं चुप हो गया। उस खिड़की की तरफ से क्या आई? वाह की आवाज़ आई और मैं चुप हो गया। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन ने पुकार कर कहा, गायबाना तारुफ ठीक नहीं। गायबाना बना है गायब से, गायब यानी कोई चीज़ गायब हो जाती है ना, तो गायब से बना है गायबाना, यानी बिना देखे तारुफ ठीक नहीं, उसका परिचय बिना देखे ठीक नहीं है। अभी किस्सा शुरू नहीं हुआ है, यानी अभी नावल का सिर्फ किरदार ही बताए जा रहे हैं, अभी किस्सा कहानी स्टार्ट नहीं हुई, शुरू नहीं हुई है। ना मिर्ज़ा ने मुशायरे की महफिल जमाई है, मिर्ज़ा जिसने नावल लिखा है, ना रुस्वा साहब ने भी महफिल भी नहीं जमाई है। हम उमराव जान के हमसाए में ले जाए गए हैं। हमसाए यानी पड़ोस में गए हैं, हमसाया मतलब पड़ोस में ले जाए गए हैं। इतने में रुस्वा हमें पास आने का इशारा करते हैं, यानी नावल को इस तरह उन्होंने पेश किया है कि वो रुस्वा साहब हमें क्या करें? इशारा करते हैं कि अब आगे आइए, आगे और देखिए। हम रुस्वा के शानों पर हाथ रख कर दरवाजे से झांकते हैं और हमें उमराव जान के बारे में चंद ज़रूरी बातें मालूम हो जाती हैं। शानों का मतलब कंधों पर। हम रुस्वा के कंधों पर झांक कर दरवाजे तक पहुंचते हैं और हमें उमराव जान के बारे में कुछ ख़ास बातें पता चल जाती है, जानकारी हो जाती है। उसके बाद उमराव जान मुशायरे में आती हैं या तरगीब देकर लाई जाती हैं और अपनी गज़ल पेश करती हैं। मुफ्ती साहब, अच्छा वो मतला क्या था? यानी जब शेर पढ़ा जाता है, उमराव जान एक शेर पढ़ती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती, वाह क्या शेर पढ़ा है, और उसके बाद उमराव जान को तरगीब देकर, यानी समझा बुझाकर, बहला फुसलाकर या उसे तरगीब देकर लाया जाता है। और उस मुफ्ती साहब उससे पूछते हैं, अच्छा वो मतला क्या था? मतला किसे कहते हैं? गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहा जाता है। तो बोलते हैं अच्छा वो मतला क्या था, यानी गज़ल तो आगे और होगी, उसका पहला शुरू का जो शेर था वो मतला क्या था, मुझे वापस सुनाइए। और गज़ल का आखिरी शेर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मक्ता। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया करता है। उमराव जान, मैं अर्ज़ किए देती हूँ, यानी मैं कह देती हूँ, बता देती हूँ। वो शेर क्या था? काबे में जाके भूल गया राह देर की, ईमान बच गया मेरे मौला ने खैर की। काबा यानी काबा शरीफ, मक्का मुअज़्ज़मा, काबे में जाके भूल गया राह देर की, देर यानी मंदिर की, मैं क्या भूल गया? रास्ता भूल गया। ईमान बच गया मेरे मौला ने खैर की, मेरा ईमान बच गया, अल्लाह ताला ने मुझ पर रहम किया। ये शेर था। मुंशी साहब, खूब कहा है, यानी हम किसी को दाद देते हैं ना, किसी के शेर पर, वाह क्या खूब कहा है, बहुत अच्छा कहा, तो उन्होंने बोला खूब कहा, यानी बहुत उम्दा, बहुत अच्छा कहा है आपने शेर। ये गलती से टाइप हो गया, झूल गया, ये झूल गया नहीं है बल्कि भूल गया है। क्या अल्फाज है ये? भूल गया। काबे में जाके भूल गया, झूल गया, गलती से यहाँ पर टाइप हो चुका है, आप इसको भूल गया ही पढ़ें। खां साहब, अच्छा मतला कहा है, मगर ये भूल गया क्यों? खान साहब कहें अच्छा मतला कहा है, यानी अच्छा शेर पढ़ा है आपने, मतला अच्छा शुरू किया है, मगर ये भूल गया, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किया है, भूल गया क्यों? क्योंकि आप एक औरत हैं,
एक लड़की हैं, तो आपके शेर में आना चाहिए भूल गई, भूल गया आपने इस्तेमाल क्यों किया। तो उमराव जान कहती हैं, तो खां साहब क्या मैं रेख्ती कहती हूँ। रेख्ती एक नज़म की ही एक तरह की सिन्फ है, गज़ल की ही सिन्फ है। तो रेख्ती में क्या होता है, औरतों के शेर लिखे जाते हैं, औरतों के बारे में और औरतों वाले अंदाज में शेर लिखे जाते हैं। तो कहती क्या मैं औरतों वाले शेर पढ़ती, रेख्ती कहती हूँ। अब वो इबारत देखिए जहाँ असल किस्से का आगाज़ होता है, इबारत यानी लेखन। अब वो लेखन देखिए जहाँ से मेन किस्सा, जो ख़ास मौजू जिस पे लिखा गया है, अब वो ख़ास किस्सा कहाँ से आगाज़ होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है। अब हम वो किस्सा आगे देखते हैं। हाँ, इतना जानती हूँ कि फैज़ाबाद में शहर के किनारे की महल में मेरा घर था। किनका घर था, उमराव जान का। मेरा मकान पुख्ता था, पुख्ता यानी पक्का, ठीक ठाक। आसपास के कुछ कच्चे मकान, कुछ झोपड़े, कुछ खपरीलें, रहने वाले भी ऐसे ही वैसे लोग होंगे, रहने वाले भी ऐसे वैसे ही लोग होंगे। मेरे अब्बा बहू बेगम साहब के मकबरे पर नौकर थे। वो बता रही है जहाँ पर वो रहा करती थी, उस आसपास का मंजर वो सामने आपके सामने पेश कर रही हैं कि मैं एक मकान में रहती थी, कच्चा पक्का आसपास के मकान थे, आसपास की झोपड़ियाँ थी, और मेरे आसपास के लोग भी ऐसे रहे होंगे जैसे लोग बाग आसपास रहा करते हैं। और मेरे अब्बा बहू बेगम साहब के क्या मकबरे पर नौकरी किया करते थे, वहाँ पर नौकर थे। मकबरा कहते हैं, एक होती है कब्र, कब्र से बना है मकबरा, कि कब्र के ऊपर पक्का कब्र बनाई जाती है, मज़ार बना दिया जाता है, उसे मकबरा कहा जाता है। अब जब शाम को नौकरी पर से, ये अब नहीं है, अब्बू है, अब्बू जब शाम को नौकरी पर से आए थे, उस वक्त की खुशी हम भाई बहनों की कुछ न थी। फिर मैं कमर से लिपट गई, यानी मैं अब्बू अब्बू करके अपने अब्बू की कमर से लिपट गई। भाई अब्बा अब्बा करके दौड़ा, दामन में छुप गया। उनकी बाँछें मारे खुशी से खिल जाती हैं। दिलावर खां का मकान हमारे मकान से थोड़ी दूर पर था। दिलावर खान वही शख्स है जिससे इनके अब्बा की, इनके वालिद साहब की क्या थी, दुश्मनी थी। और यही वो शख्स है जिसने इनको तवायफ वाले जगह पर छोड़ दिया था। मुआ डकैतों से मिला हुआ था। मुआ यानी गाली एक तरह की, उन्हें मुआ कह रही है। डकैतों से क्या था, मिला हुआ था, डाकुओं से मिला हुआ था। कौन, दिलावर खान। अब्बा से सख्त अदावत थी, सख्त यानी बहुत पक्की वाली, अदावत यानी दुश्मनी, अदावत का मतलब दुश्मनी। इनके अब्बा से, इनके अब्बू से क्या थी, दिलावर खां की दुश्मनी थी, बहुत नफ़रत रखा करता था, दुश्मनी रखा करता था। इन इक्तसाबात से हमें उमराव जान के आगाज़ और अंजाम दोनों से मुतालिक चंद ज़रूरी ख़बरें मिल जाती हैं। इन इक्तबास यानी इन पैसेज से, इन गद्यांशों से हमें पता लग जाता है कि उमराव जान नावल में किस मौजू पर लिखा गया है, उमराव जान किस फॉर्म में लिखा गया है। हमें इन छोटे छोटे पैसेज की चंद लाइनों को पढ़कर समझ में, सारी बात समझ में आ जाती है कि फ़लाँ दिलावर शख्स था जिसकी किसी शख्स से दुश्मनी थी। वो उनकी छोटी बच्ची अमरीन को एक तवायफ पर, एक कोठे पर ले जाकर छोड़ देता है, और वो बच्ची, मासूम बच्ची, बड़ी होकर वहाँ पर उन हालातों में रहकर एक तवायफ बन जाती है। और इसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी, पूरा नावल लिखा गया है। आगे देखिए, पैदाइश के बाद और मौत से पहले वो क्या है, किस माहौल में उसने अपनी आंखें खोली, और कब किस मंजिल पर आन कर रह गई, यानी वो किस माहौल में पैदा हुई और किस माहौल में मरी। कौन, उमराव जान। ये सारी बातें इन पैसेज से पता लग जाती है। इस नावल में भी यही कुछ लिखा गया है। और अब किस हालात में वो रहेगी, किन हालातों में रही, कैसे उसकी ज़िंदगी गुजर बसर हुई, ये सारी बातें उस नावल में बताई गई है। यही नहीं बल्कि हमें खफीफ सा अंदाज़ा उन भूल भुलैयों का भी हो जाता है। खफीफ यानी शॉर्ट, हल्का फुल्का सा एक अंदाज़ा भी हो जाता है कि वो किन किन हालात में रही होगी। ज़ाहिर सी बात, एक तवायफ एक कोठे पर रहेगी तो किन हालातों में रहेगी, ये बात भी हमें इन पैसे से समझ में आ ही जाती है, जिनसे उमराव जान को गुजरना पड़ा होगा। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। और छोटी छोटी नरम गरम कहानियों का भी, जिनका ताना बाना एक खुश मजाक तवाइफ के गिर्द बुना जा सकता है। खुश मजाक यानी हमेशा खुश फहमी रहने वाली, मस्त मौला, हरफन मौला जिसे कहा जाता है, खुशहाल जिसे इंसान कहा जाता है, हर वक्त अच्छे मजाक करने वाली, शौक ज़ौक से रहने वाली औरत के एक तवाइफ के बारे में जो किरदार लिखा गया है। नरम गरम कहानियाँ, छोटी मोटी नरम गरम किस्से, किन हालातों से वो दो चार हुई है,
एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाली एक छोटी सी मासूम सी लड़की एक तवायफ बन जाती है, पर अपना फ़न, अपनी अच्छाइयों को नहीं भुलाती है। हमेशा हंसी मजाक वाली ज़ौक़ में रहने वाली लड़की के बारे में, एक तवायफ के बारे में किस्सा पूरा लिखा गया है। गोया मिर्ज़ा साहब किस्से के तरतीबी मंज़र और उसकी तमहीद ही में हमें उमराव जान अदा से इस तरह मुतारिफ़ करा देते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई राज बाकी नहीं रहता। मंज़र यानी दृश्य, तमहीद यानी प्रस्तावना, स्टार्टिंग। उसकी प्रस्तावना में, उसकी स्टार्टिंग में ही उमराव जान से सारी बातें हमें पता लग जाती है। मुतारिफ़ बना है तारुफ से, तारुफ यानी परिचय, मुतारिफ़ यानी परिचय कराया हुआ, जिसका परिचय कराया जाए। उमराव जान का इस तरह परिचय दिया जाता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई राज बाकी नहीं रहता, यानी उसकी किन हालात में पैदा हुई, किन हालात में मरी, किन हालातों से दो चार हुई, किस तरह की ज़िंदगी उसकी गुजरी, ये सभी बातें प्रस्तावना में ही सामने आ जाती है। मिर्ज़ा रुस्वा ने इस तरह का नावल लिखा है। ना हमारे दिलो दिमाग में तजस्सुस की कोई ऊंची लहर उठती है और ना हमें उस बात की तवक्को होती है कि आइंदा चलकर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंकिशाफात आएंगे जो हमारी तस्कीन का बाइस और तहय्युर का सामान होंगे। मिर्ज़ा रुस्वा ने स्टार्टिंग में ही, नावल के शुरुआत में ही उमराव जान का किरदार इस तरह हमारे सामने पेश कर दिया है कि आगे चलकर हमारे दिल में से कोई बात आती ही नहीं है। यहाँ पर यही लिखा है कि ना हमारे दिलो दिमाग में तजस्सुस की कोई ऊंची लहर उठती है। तजस्सुस कहते हैं क्यूरियस को, किसी बात को खोजबीन करने को, किसी बात की खोजबीन, नई नई बातें जानने को क्यूरियसिटी जो होती है उसे तजस्सुस कहा जाता है। कि ना हमारे दिल में ऐसी कोई तजस्सुस उठता है, कोई ऐसी तजस्सुस की कोई लहर उठती है, हमारे मन में ऐसी कोई खोजबीन वाली बात नहीं रहती है जिस तरह उसकी प्रस्तावना रखी गई है कि आगे जाकर हमें कुछ और पता लगानी पड़े। ऐसा कुछ माहौल हमें और नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें उमराव जान के बारे में और जानने की हो। सब बातें हमें तमहीद ही में, प्रस्तावना में बता दी गई है। और ना हमें उस बात की तवक्को होती है, तवक्को कहते हैं उम्मीद को, और ना ही हमें किसी ऐसी बात की उम्मीद रह जाती है कि आइंदा चलकर, यानी आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंकिशाफात आएंगे। इंकिशाफात यानी खुलासे, ऐसी और भी कुछ बातें आएंगी उसकी ज़िंदगी में जो हमें जाननी चाहिए। ऐसी कोई बात अब रही नहीं, शुरुआत में ही सब कुछ हमें पता लग गया है। जो हमारी तस्कीन का बाअस, तस्कीन कहते हैं तसल्ली को, तस्कीन का मतलब तसल्ली को, बाअस यानी कारण, वजह, हमारी तसल्ली की वजह बनेगी कि हाँ अब जाकर पता लगा उमराव जान तो ये किरदार थी। ऐसी कोई बात हमारे पास आगे आएगी ही नहीं, ऐसी हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। हम उमराव जान को स्टार्टिंग में ही समझ चुके हैं उमराव जान किस तरह का किरदार है, और तहय्युर का सामान होंगे। तहय्युर यानी हैरत, तहय्युर बना है हैरत से। और ऐसी भी कोई बात नहीं आएगी जो बात हम जानकर हैरान हो जाएंगे, और यार ऐसा था क्या, उमराव जान का किरदार ये था क्या, उमराव जान कोई गुंडी थी क्या, उमराव जान कोई भारी कैरेक्टर था क्या, हमें तो सब पता भी नहीं था। हम तो पूरे नावल में सोच रहे थे उमराव जान बहुत सीधा साधा कैरेक्टर होगा। ऐसी भी कोई बात हमें उम्मीद नहीं रही किसी बात की, कैसा कैरेक्टर आगे चलकर आएगा। उमराव जान जिस तरह का भी किरदार लिखा गया है, वो किरदार रुस्वा साहब ने शुरुआत में ही बता दिया था कि आगे चलकर किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उमराव जान बहुत सीधा साधा किरदार है, एक तवायफ की पूरी कहानी है जो उसी की ज़बानी लिखी गई है। ऊपर दिए हुए इक़्तिसाबात की मदद से हम कितनी मंजिलें तय कर सकते हैं। ऊपर जो इक़्तिसाबात दिए गए हैं, जो पैसेज दिए गए हैं, उससे हम कितनी मंजिल तय कर सकते हैं, कितना दूर तक हम जा सकते हैं, हम उस नावल का कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं। उमराव जान एक तवायफ थी, ठीक है, अब ताइब हो चुकी है। ताइब होना मतलब तौबा करने वाला, ताइब कहलाता। उमराव जान तवायफ थी, लेकिन अब उसने क्या कर ली है, तौबा कर ली है। शेर व सुखन का ज़ौक़ रखती है। शेर व सुखन यानी शेर व शायरी का शौक़ रखने वाले, ज़ौक़ का मतलब ही शौक़ होता है। तो शेर व सुखन का ज़ौक़ रखती थी, शेर व शायरी का क्या रखती थी, शौक़ रखा करती थी। शेर व शायरी भी लिखा पढ़ा करती थी। अदब के चंद असनाफ से वाकिफ़ है। अदब यानी साहित्य, चंद असनाफ, असनाफ सिन्फ की जमा है, सिन्फ यानी लेखन, से वाकिफ़ है। वाकिफ़ यानी जानकारी रखती है, साहित्य की कुछ सिन्फ के बारे में वो जानकारी भी रखती है। कौन, उमराव जान। खुद शायर हैं, शायर मतलब शायरा हैं, खुद शायरा भी हैं, शायरियाँ भी लिखती है। बचपन एक शरीफ मुतवस्सित घराने में गुजरा। मुतवस्सित यानी मध्यम परिवार में, एक मीडियम क्लास में उनका बचपन गुजरा।
यहाँ उसका नाम उमराव जान नहीं, कुछ और होगा, क्योंकि बचपन में तो वो तवाइफ़ नहीं थी। जब वो तवाइफ़ बनी तब उनका नाम उमराव जान रख दिया गया, लेकिन बचपन में उनका नाम क्या था? अमीरन नाम था, जो कि आपको नावल पढ़ने पर पता लग जाएगा। दिलावर ख़ान की उसके बाप से दुश्मनी थी, जो मैंने पहले आपको बताया था। उसने उस मासूम को घर की चार दीवारी से निकाल कर एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया। ऐसी दुनिया मतलब कैसी दुनिया? तवाइफ़ों की दुनिया में फेंक दिया। किस बात पर? उसके वालिद साहब से, उसके पिता से, उसके बाप से दुश्मनी निकालने की वजह से, उसके बाप से दुश्मनी पूरी करने की वजह से उसने उसकी मासूम सी छोटी सी बच्ची को एक तवाइफ़ों के अड्डे पर, एक कोठे पर फेंक दिया। वहाँ पर उसने ले जाकर छोड़ दिया, जहाँ दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश हैं। दोज़ख महकते हैं, दोज़ख का मतलब नर्क, जहन्नुम, और फिरदौस का मतलब जन्नत। तो दोज़ख तो महकते हैं और फिरदौस खामोश है, जन्नत खामोश है और दोज़ख महकते हैं। इसका मतलब यही है, ये एक मुहावरा टाइप से लिखा गया है। दोज़ख महकने से मतलब है कि वो अड्डा जो होता है, जहाँ पर तवाइफ़ों का, रंडियों का अड्डा होता है, वो महकते हैं। जहाँ पर दूसरे लोग आया जाया करते हैं, जहाँ पर गलत लोग आया जाया करते हैं, तो वो रंग दुनिया होती है। उनके लिए वही दुनिया जन्नत है, उनके लिए वही दुनिया जन्नत है, वो अड्डा ही उनके लिए जन्नत है, वो महकती है जगह। लेकिन असल में वो काम जन्नत में जाने वाला काम नहीं है, बल्कि वो दोज़ख में ले जाने वाला काम है। इसलिए उनके लिए वही दुनिया जन्नत मानी गई है, तो वो दोज़ख उनके लिए महक रही है, लेकिन असल में वो काम जन्नत का नहीं बल्कि दोज़ख में ले जाने वाला है। और फिरदौस खामोश है और जन्नत क्या है? चुपचाप है। क्यों चुप है? क्योंकि वो लोग जन्नत में जाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग दोज़खी वाला, दोज़ख में ले जाने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए जन्नत खामोश है, उनके इस बुरे कर्मों की वजह से, उनके इन बुरे कामों की वजह से। इस खाके पर हमारी आंखें जम नहीं जाती और हम उसकी तहों को खोलने और उसके भेदों को टालने के बजाय इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। और हम नावल पढ़ते पढ़ते ना सिर्फ हम उमराव जान के किरदार पर अटक जाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम आसपास की सब बातों को भी देखभालने की हमारे अंदर तजस्सुस बना रहता है। हम उन बातों को जानने की बार बार कोशिश करते हैं कि अब माहौल कैसा है, अब आगे क्या होगा, इस कहानी में आगे क्या होगा। हमारे अंदर तजस्सुस बढ़ता जाता है, हम दूसरी कहानी को भी, आसपास की बातों को भी देखते रहते हैं। मगर उससे पहले कि हम निगाह के दामन को दूर तक फैलाएं, लेकिन उससे पहले कि हम अपनी आँखों को, हम अपनी बातों को, अपनी सोच को और आगे तक बढ़ाएं, ये मुनासिब मालूम होता है कि एक मुकाम और देखते चलते हैं, एक जगह और देखते चलते हैं। मुकाम यानी जगह। अलबत्ता उसके लिए जिस्त लगाना ज़रूरी है, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन करना ज़रूरी है। ये वो जगह है जहाँ कहानी 3/4 हो चुकी है, जहाँ कहानी 3/4 ख़त्म हो चुकी है। उमराव फैज़ाबाद में है। उमराव जान कहाँ है? फैज़ाबाद शहर में है। सदियों बाद ज़माने ने एक ऐसी करवट ली है कि सख्त व सुस्त हमवार हो गए हैं। सख्त व सुस्त का मतलब है अच्छी बातें, बुरी बातें, मुश्किल हालात और अच्छे हालात सब क्या हो गए हैं? अब बराबर हो गए हैं। किसके लिए? उमराव जान के लिए। अब वो सब बातें क्या हो गई है? सिमिलर हो गई है, समान हो गई है। अब उसके लिए अच्छी और बुरी बातें अब कोई महत्व नहीं रखती, कोई ख़ास वजह नहीं रखती। अब सब कुछ बराबर हो चुका है। अब उमराव जान वापस कहाँ है? फैज़ाबाद में है। गदर की आग दब चुकी है, गर कहीं कहीं चिंगारियाँ उठती दिखाई देती हैं। उमराव जान ज़िंदगी की गर्दान किए जा रही हैं। अपने वतन में है मगर सब के लिए बेगाना है। अब ऐसा नहीं है कि हालात पहले जैसे हैं। एक वक्त था जब उमराव जान एक मासूम सी बच्ची थी, अपने शहर फैज़ाबाद में घुमा फिरा करती थी, खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जिया करती थी। लेकिन एक दिलावर खां की दुश्मनी निकालने की वजह से वो उसे एक कोठे पर फेंक आता है, कोठे पर छोड़ देता है। वहाँ जाकर अब वो अमीरन नहीं होती, बल्कि उमराव जान नाम की एक तवाइफ़ बन जाती है। जब उमराव जान वापस अपने शहर में आ जाती है, कहाँ जाती है? फैज़ाबाद आ जाती है। लेकिन अब वो पहले वाली मासूम बच्ची नहीं रही, अब वो एक तवाइफ़ की गिनती में आती है। अब वो अपनी ज़िंदगी की गर्दान करती है। गर्दान यानी भूली बिसरी बातों को वापस याद दिलाना, दोहरान करना। अपनी भूली बिसरी बातों को दोहरा रही है। अपने वतन में है, अपने शहर में है, अपनी जगह पर है, अपने घर बार में है, लेकिन सब के लिए बेगाना है। बेगाना कहते हैं अनजान, अजनबी। अब वो है वही अमीरन लड़की है, लेकिन अमीरन नाम की नहीं, अब वो उमराव जान है।
अब वो अजनबी है सबके लिए, अब उसे इस नाम से कोई नहीं जानता, क्योंकि तवाइफ होने के बाद लोगों का नज़रिया, लोगों का दृष्टिकोण इसके प्रति, उसकी तरफ से अब क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब लोग उसे, वो बच्ची एक अच्छी औरत ना मान के एक तवाइफ मानते हैं, एक तवाइफ जानते हैं, और उसकी खुशहाल वाली ज़िंदगी, एक अच्छी खासी ज़िंदगी में आग बरपा हो जाती है। एक अच्छी खासी ज़िंदगी को हलाक कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, सिर्फ़ एक इंसान की दुश्मनी की वजह से। हालांकि ये नावल बहुत तवील है, जब आप इस नावल को पूरा पढ़ेंगे, नावल के बारे में पूरा जानेंगे, तो आपको उस नावल की लिखी हुई हर एक एक बात पर बहुत कुछ जानने को, सीखने को और समझने को मिलेगा कि किस तरह किसी की दुश्मनी से, किसी की ज़िंदगी में जो तवायफ़ वाली भी ज़िंदगी देखी जाती है, हम टीवी सीरियल्स वगैरह में, नाटकों में, एडवर्टाइज़ पर काफ़ी जगह जब ये बातें देखते हैं, तो ये बातें कितनी सच्ची है, इन बातों में कितनी तकलीफ़ें छुपी है। एक तवाइफ़ की ज़िंदगी होना, उसकी ज़िंदगी में कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ छुपी है। और हम जो कहते हैं, हम एक सहानुभूति रखते हैं कि हाँ यार, उसकी ज़िंदगी ख़राब है, वो ऐसे गंदे काम क्यों करती है, वो इस गलत काम में क्यों मुलव्वज़ है, ये उसकी मजबूरी है। अब कितनी मजबूरी है, कितना सही है, कितना गलत है, ये खुदा बेहतर जानता है। और ये बात आप नावल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ इस सबक में जानने को, समझने के लिए भी नहीं है। ये एक सबक नावल है, एक नावल है उमराव जान अदा, जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने लिखा है। इस नावल में जो भी किरदार, जो बातें नहीं हैं, मैंने आपको खोल खोल कर समझा दी हैं। उसी नावल के ऊपर खुर्शीदुल इस्लाम ने तनक़ीद की है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपके सामने पेश की हैं। आपको उन्हीं बातों को दिमाग में, उन्हीं बातों को अपनी सोच समझ में रखना है। जल्दी ही हम इसके सवाल जवाब भी लेकर आएंगे। आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि आप सिर्फ वीडियो को खुद ना देखें, बल्कि अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएंगे, जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, मैं उतने ही ज़्यादा आपके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए टर्म फर्स्ट के लिए MCQ बैच की भी कोशिश करूँगा, उसका भी कोई इंतज़ाम करूँगा। आप तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।